हेलो दोस्तों, एफ्लेक्स टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पे आपको सॉइल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सॉइल कॉम्पैक्शन के बारे में। इससे पहले जो पार्ट था उसमें मैंने आपको क्ले मिनरल्स के बारे में बताया था। तो क्ले मिनरल्स के बाद अब जो हमारे पास दो टाइप पार्ट्स आएंगे ना, एक सॉइल कॉम्पैक्शन और उसके बाद कंसोलिडेशन और आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम सॉइल कॉम्पैक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सॉइल कॉम्पैक्शन, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल कॉम्पैक्शन। और जहाँ पे भी हम कोई भी सॉइल का जहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें सॉइल को ही डील करना होता है। चाहे आप फाउंडेशन बना रहे हो, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर बना, सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं तो सॉइल को ही डील करना पड़ता है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या करता है, कॉम्पैक्शन करता है। कॉम्पैक्शन एक कंपलसरी चीज है, उसे करना ही करना होता है। तो कॉम्पैक्शन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या पर्पज है, यही सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सॉइल कॉम्पैक्शन से। तो देखो, सॉइल कॉम्पैक्शन क्या होता है कि आप सभी को पता है कॉम्पैक्शन, आपने मान के चलो ज्यादा भी नहीं तो रोड तो देखते ही होंगे बनते, उसमें क्या रोलर्स वगैरह चलते रहते हैं। तो रोलर जब चलते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को। उससे क्या होता है कि जो वॉइड्स हैं एयर के, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो वॉइड्स जब रिमूव होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल 3 फेज सिस्टम होता है, सॉलिड, वाटर और एयर। जब एयर रिमूव होगा उसमें से तो उसके टोटल वॉल्यूम में क्या आएगा, कमी आएगी। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, यूनिट वेट या डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, क्या होता है डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम या फिर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेन पर्पज क्या होगा हमारा, डेंसिटी इंक्रीज करना। लेकिन जब मैंने लैबोरेटरी मेथड बताया था तुम्हें वाटर कंटेंट और डेंसिटी के बारे में, तब मैंने बताया था कि हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्यों ड्राई डेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि जो सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली ड्राई डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, ना कि बल्क डेंसिटी पे। और क्यों होती है वो ड्राई डेंसिटी पे, क्योंकि ये एक तरह से फिक्स है, क्योंकि WD/V होता है। ठीक है, ड्राई डेंसिटी। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉइल कॉम्पैक्शन या कोई भी चीज हो उसमें डायरेक्ट ड्राई डेंसिटी को हम ही फाइंड आउट करते हैं। ड्राई डेंसिटी पे ही स्ट्रेंथ, उसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो सारी चीजें ड्राई डेंसिटी पे ही डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो सॉइल कॉम्पैक्शन सी से सिमिलर रिलेटेड एक और आपके पास टॉपिक होता है कंसोलिडेशन। तो दो टॉपिक होते हैं ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करने के, एक तो होता है कॉम्पैक्शन और एक होता है कंसोलिडेशन। तो कॉम्पैक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, और इन दोनों के डिफरेंसों के बारे में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में, और उसके बाद मैं कॉम्पैक्शन को स्टार्ट कर दूंगा। तो कॉम्पैक्शन, इधर कॉम्पैक्शन और इधर है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन देखो, दोनों का पर्पज सेम है, वॉल्यूम को रिड्यूस करना और डेंसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो आप देखो यहाँ पे। तो डिफरेंस मैं आपको पहले वर्बली बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम डिफरेंस को लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कॉम्पैक्शन में जो मेन डिफरेंस है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में, उनमें आप पहला मेन डिफरेंस ये याद रखना कि जो हमारे पास 3 फेज सिस्टम होता है, जिसमें यहाँ पे 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, सॉलिड, वाटर और एयर, यही होता है। और जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो वाटर, सपोज हमारे पास कॉम्पैक्शन, आफ्टर कॉम्पैक्शन जो सॉइल है वो ये बच गई। ठीक है, आफ्टर कॉम्पैक्शन हमारे पास सॉइल कौन सी बच गई, ये बच गई, सॉलिड, वाटर और एयर। ये आफ्टर कॉम्पैक्शन है। तो हमारे पास जो सॉइल है उसमें जो एयर के कंपोनेंट है वो कितने, इतने क्या हो गए, कम हो गए। तो वॉल्यूम में कमी आ गई ना, इतना वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया। और कॉम्पैक्शन किया मान के चलो हमने, तो मान के चलो सारा ही वॉल्यूम जो एयर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कितनी हमें डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन करना, उस हिसाब से हम कॉम्पैक्शन करते हैं। तो कॉम्पैक्शन में बस ये, और कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के वॉल्यूम में रिडक्शन होता है कॉम्पैक्शन में। कंसोलिडेशन में क्या होता है, जब तुम्हारा पूरा का पूरा कॉम्पैक्शन हो जाता है, मान के चलो एयर भी रिमूव हो गया, तो सिर्फ दो ही चीज बचती है, सॉलिड और वाटर। जो सॉलिड और वाटर बचेगा, एक अगर कॉम्पैक्शन करूंगा मैं इसका, तो मान के चलो हमारे पास दो ही चीज बची है, कौन कौन सी, सॉलिड और वाटर। अब मैं इसमें जो नेक्स्ट वॉल्यूम में रिडक्शन करूंगा, तो उसमें वॉल्यूम में रिडक्शन होगा वो किस में रिडक्शन होगा, इन वाटर। ठीक है, वॉल्यूम में जो रिडक्शन होगा वो किस में होगा, इन वाटर।
तो यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में। मेन डिफरेंस रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर और रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होता है वो कौन सा वाटर होता है जो रिड्यूस होता है, वो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, एक्सेस वाटर। तो ये डिफरेंस आपको पता लग गया। अब दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि कॉम्पैक्शन एक इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। इंस्टेंटेनियस फिनोमेना का मतलब है कि क्विक फिनोमेना। आपने रोलर लिया, रोलर फटाफट रोलिंग की और कॉम्पैक्शन हो गया, लेकिन क्योंकि इसमें से हवा निकलने में टाइम नहीं लगता। इसमें से क्या निकालना है, हमें पानी निकालना है। पानी निकालने में तो आपको पता होगा टाइम लगता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। कंसोलिडेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। तीसरी चीज क्या है कि जो कॉम्पैक्शन होता है उसमें आपको पता है कि एयर के जो वॉइड्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। कॉम्पैक्शन में एयर के वॉइड्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोलर के थ्रू कॉम्पैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये जो है ये डायनेमिक लोडिंग के कारण होता है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन किसके कारण होता है, डायनेमिक लोडिंग के कारण कॉम्पैक्शन होता है। और जो कंसोलिडेशन होता है उसमें जब पानी निकलता है तो कोई भी हम डायनेमिक लोडिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं कंसोलिडेशन में, कोई भी एक स्टैटिक लोडिंग को फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लगा के रखते हैं और धीरे धीरे करके जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, कंसोलिडेशन। तो ये सारे के सारे डिफरेंस हो गए कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में। और एक डिफरेंस और होता है, देखो ये जो कॉम्पैक्शन हो रहा है ये कौन सी सॉइल पे होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब इसमें 3 फेज सिस्टम होता है, ठीक है। और कंसोलिडेशन किसमें होता है, सैचुरेटेड सॉइल पे कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंस है किसमें, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में। तो आप बताते चलो मेरे को फटाफट कौन कौन से डिफरेंस मैंने बताए थे, एक करके हम उनको लिख लेते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो कॉम्पैक्शन में क्या है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर के वॉल्यूम में रिडक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंसोलिडेशन में रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एक्सेस पोर वाटर, एक्सेस पोर वाटर। एक्सेस पोर वाटर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा में पानी होता है सबसे पहले वही निकलता है, ठीक है। सेकंड जो तुम्हारा पॉइंट है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। तीसरा जो पॉइंट है उसको क्या होता है, ये फॉर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल पे होता है कॉम्पैक्शन। और ये कौन सा होता है, ये सैचुरेटेड, या तो सैचुरेटेड कहो या फिर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल पे होता है। सैचुरेटेड फुल्ली सैचुरेटेड बात एक ही है। फोर्थ जो होता है कॉम्पैक्शन, ये होता है डायनेमिक लोडिंग के कारण। किसके कारण, डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। और ये कौन सी लोडिंग के कारण होता है, स्टैटिक लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग। तो ये सारे की सारे क्या है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसे आप लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑन सॉइल, ठीक है। सॉइल में कॉम्पैक्शन कैसे होता है, तो हमारे पास अलग अलग पढ़ते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑन कोहेजन लेस सॉइल, कॉम्पैक्शन ऑन कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल में ग्रेवल और सैंड आते हैं। तो सपोज सैंड पे कॉम्पैक्शन करते हैं, मान के चलो कोहेजन लेस सॉइल। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना कोहेजन लेस सॉइल के लिए, तो वो जो ग्राफ होता है कॉम्पैक्शन का, वो किस किस के बीच में होता है, वाटर कंटेंट और ड्राई स्ट्रेंथ के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या निकल के आता है, ग्राफ निकल के आता है। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये कहलाती है मिनिमम स्ट्रेंथ है, और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 4 to 5% है। और यहाँ पे हमारे पास गामा डी है, ठीक है।
और ये गामा डी मिनिमम मान लो इसे, गामा डी मिनिमम। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल में आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं वही आपको याद रखना है। पहला पॉइंट जो है कि ये कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, देखो कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल का मतलब क्या होता है, सैंड वगैरह। और सैंड में जब आप कॉम्पैक्शन करोगे ना, तो कॉम्पैक्शन अगर आप डायरेक्ट कॉम्पैक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप एक तरह से इंपैक्ट लोडिंग लगा रहे हो, इंपैक्ट लोडिंग लगा के अगर कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो उससे कोहेजन लेस सॉइल पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो साइड से निकल के फिर वापस अरेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए जो कॉम्पैक्शन करते हैं वो ड्यू टू रोलर्स ना करके ड्यू टू वाइब्रेटर्स करते हैं। मतलब अगर आप उसे आप कॉम्पैक्शन अगर कोहेजन लेस सॉइल को वाइब्रेट करो, जब आप वाइब्रेट करोगे तो उसमें जो एयर के वॉइड्स बीच बीच में थे वो वाइब्रेशन के कारण क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होगी। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपको चीनी, आप चीनी को भर रहे हो किसी डिब्बे में, आप उसे चीनी पूरी भर दी नॉर्मली, फिर आप उसे हिलाओ, वाइब्रेट करो, हिलाओ तो थोड़ी सी जगह और आ जाती है उसमें। ठीक है, तो यही सेम चीज है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ये जो कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेजन लेस सॉइल होता है ये होता है ड्यू टू वाइब्रेशन। किसके कारण होता है ये? ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण कॉम्पैक्शन होता है कोहेजन लेस सॉइल का। सेकंड जो आपके पास पॉइंट आता है ये आता है कि देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, देखो इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं गामा डी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, पानी की मात्रा बढ़ाने से जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो गामा डी कम होता है, और एक आपके पास मिनिमम गामा डी, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे हमें गामा डी की वैल्यू सबसे कम मिलती है, फिर जब हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं तो वापस हमें गामा डी मिल जाता है। तो ये किसके कारण होता है? मान के चलो कोहेजन लेस सॉइल में आप पानी मिला रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो, तो उसकी ड्राई स्ट्रेंथ उल्टी कम हो रही है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे वॉइड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, ड्राई स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो मिनिमम ड्राई स्ट्रेंथ कितने को होती है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि, और इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है आपको कि कौन सी सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ अभी कोहेजन लेस सॉइल की बात कर रहा हूं। तो फॉर कोहेजन लेस सॉइल मिनिमम गामा डी इज 4 to 5% वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। तो कोहेजन लेस सॉइल में जो मिनिमम गामा डी की जो वैल्यू होती है वो कितने को होती है, 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट पे होती है। और इसी 4 to 5 मॉइस्चर कंटेंट पे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है। तो दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है वो कितने वाटर कंटेंट पे होता है, या फिर मिनिमम गामा डी कितने वाटर कंटेंट पे होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कोहेजन लेस सॉइल में ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। जो हमारा मेन कॉम्पैक्शन होगा वो होगा कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल। कौन सी सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन होगा, कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल, कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल, कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल। तो कोहेसिव सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉम्पैक्शन में। ठीक है, तो कोहेसिव सॉइल के लिए कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, तो इसके कुछ हमारे पास लैब मेथड है जो आपने किए भी होंगे लैब मेथड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का नाम सुना होगा आपने, प्रॉक्टर टेस्ट का नाम सुना होगा। तो प्रॉक्टर टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और एक होता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, तो वो अमेरिका ने डेवलप किए थे। तो इंडिया में जो डेवलपमेंट होती है वो उसे कहते हैं हम लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी कॉम्पैक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन है आईएस कॉम्पैक्शन है। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में से किसी एक को भी याद रख लो आप, नॉर्मली हम सारे याद रख लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक मॉडल होता है। ठीक है, मैं अभी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। एक मॉडल होता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मैं बता दूंगा वॉल्यूम कितना होता है। कोई भी हमने सॉइल ली, उस सॉइल में कुछ वाटर हमने ऐड कर दिया, वाटर मिला दिया, उस सॉइल को हमने 3 लेयर्स में कॉम्पैक्ट किया। मतलब पहले जो मोल्ड है उस मोल्ड में, मान के चलो ये हमारे पास मोल्ड है, इस मोल्ड में हमने 1/3 लेयर में सॉइल को फिल कर दिया। 1/3 से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ते हैं ताकि
आफ्टर कॉम्पैक्शन है 1/3 बचनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको भरने के बाद सॉइल को हम क्या करते हैं, इसे कॉम्पैक्ट करते हैं। एक हमारे पास रैमर होता है, उस रैमर के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। और कॉम्पैक्ट ऐसे नहीं है अपना खुद का इफेक्ट नहीं लगाते, उस रैमर का जो वेट है उस खुद के वेट के कारण हम कॉम्पैक्ट करते हैं। तो उससे हम फ्री फॉल बोलते हैं, मतलब हमने उसे उठाया और एकदम छोड़ दिया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम फ्री फॉल। कुछ ऊंचाई से हम छोड़ते हैं, उस ऊंचाई की वैल्यू भी हमारे पास फिक्स है, मैं बता दूंगा, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू है। आप पहले प्रोसीजर सुन लो, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो हमने क्या किया, 25 ब्लोज, कितने ब्लोज, 25 ब्लोज, मतलब 25 बार कॉम्पैक्ट करने के बाद फिर हम सेकेंडली क्या करेंगे, 2/3 तक इसे क्या करेंगे, फिल करेंगे। 2/3 से थोड़ा बहुत ज्यादा भरेंगे हम, ताकि आफ्टर कॉम्पैक्शन 2/3 बचना चाहिए। फिर सेम प्रोसीजर वही 25 ब्लोज करने के बाद फिर हम इसे फुल भरने के बाद फिर करेंगे हम 25 ब्लोज। तो 3 लेयर्स में हम कॉम्पैक्शन करते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में, ठीक है। और कॉम्पैक्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी सॉइल का सैंपल लेने के बाद उसे ओवन ड्राई कर देंगे। ओवन ड्राई करने से हमें क्या मिलेगा, वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब ये जो मोल्ड होता है इसका वॉल्यूम हमारे पास, अगर आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट यूज कर रहे हो तो 944 सीसी होता है। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सॉइल है इसका हम वेट कर लेंगे, तो वेट आ जाएगा, वॉल्यूम हमें पता है तो गामा फाइंड आउट हो जाएगा। गामा बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। गामा जब आ जाएगा तो हमारे पास गामा डी का फॉर्मूला होता है गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू हमने ओवन ड्राई मेथड से निकाल ही लिया है, तो ड्राई डेंसिटी आ जाएगी ना, इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगी, ड्राई डेंसिटी आएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, ड्राई डेंसिटी ही फाइंड आउट करना होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर वापस से थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, मतलब इस सॉइल को हमने निकाल के रिमोल्ड कर दिया, मतलब तोड़ मरोड़ दिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद सेम सारा प्रोसीजर हम वापस स्टार्ट करेंगे। सारा प्रोसीजर स्टार्ट करने के बाद फिर से हम गामा डी कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रख के हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट होता है, आपका गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे निकल के आता है, इसको मैं स्टडी करके बताऊंगा ग्राफ कैसे प्लॉट होता है और हम इस ग्राफ को कैसे पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्राफ में, ठीक है। तो ये ग्राफ निकल के आता है और इस ग्राफ की हेल्प से ही हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि कॉम्पैक्शन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू इन सभी में अंतर बता देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। देखो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट हमने क्यों यूज किया था, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, जब सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था, आपको सबको पता है कि अमेरिका जीती थी उसमें। तो वो किससे जीती थी, अमेरिका को जीत दिलाने में सिविल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ था। सिविल इंजीनियर्स का हाथ क्यों था, क्योंकि उसने क्या किया था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज किया था। अब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का विश्व युद्ध से क्या मतलब है भाई, देखो एक्चुअली में क्या होता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सबको पता है कि उस टाइम पे जो एरोप्लेन्स थे या फिर जितने भी हवाई जहाज थे वो यूज हुए थे। तो वहां पे जब मतलब उस टाइम पे जो हमारे पास पेवमेंट था एरोप्लेन्स का, वो अब एरोप्लेन्स तो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, नॉर्मल जो हाईवे होते हैं वो उनके लोड को रेजिस्ट नहीं कर पाते, तो उनको और ज्यादा हैवी पेवमेंट या फिर हैवी हमारे पास वे चाहिए था उनको उड़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, मॉडिफाइड प्रॉक्टर, जब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट ही था उस टाइम पे, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हमने ये पता किया था कि अगर हम हाई कॉम्पैक्टिव एनर्जी लगाएं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी से कॉम्पैक्ट करें उसे, तो उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, पेवमेंट की स्ट्रेंथ, जिससे कि हम और ज्यादा लोड उस पेवमेंट पे रजिस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे प्लेन्स उड़ सके। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट कहाँ पे काम आता है, एयरफील्ड पेवमेंट्स में काम आता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं अभी और बताऊंगा आपको इसमें मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में। फिलहाल के लिए आपके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब रैमर्स का वेट कितना होता है, मोल्ड का वॉल्यूम कितना होता है, कॉम्पैक्शन कितने लेयर्स में करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। नेक्स्ट मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, नेक्स्ट कौन सा है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट।
ठीक है। आप क्या करना, इस टेबल में ना 2 कॉलम और बनाना सेम इतने ही, उसमें 2 और कॉलम में 2 टेस्ट और आएंगे, उनको मैं इसी में बताऊंगा, इनको वापस इरेज करके। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहला स्पेसिफिकेशन आएगा तुम्हारा रैमर वेट। जो रैमर होता है उसका वेट कितना होता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में जो रैमर का वेट होता है वो होता है 2.495 kg, ठीक है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में रैमर का वेट होता है 4.5 kg। सेकंड होता है तुम्हारे पास हाइट ऑफ फॉल। हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल का मतलब होता है कितनी हाइट से हम उसे फॉल कर रहे हैं इस वेट को, ठीक है। तो इसमें होता है, देखो जो अमेरिका होता है ना उसमें हम FPS सिस्टम यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। तो उसमें जो चीजें यूज होते हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर mm यूज होती है, तो वहाँ पे इंचेस और पाउंड यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने इंच के हिसाब से इन्हें बताया कि 12 इंच। इससे अगर आप सेंटीमीटर या mm में निकालना चाहो तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। 300 के समथिंग आएगा, 301 के समथिंग। और इसमें जो होता है, इसमें होता है 18 इंच, 18 इंच, ठीक है। उसके बाद होता है आपके पास कॉम्पैक्ट नंबर ऑफ ब्लो, नंबर ऑफ ब्लो ऑन ईच लेयर, मतलब प्रत्येक लेयर में कितने नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, तो वही 25 ब्लोज होते हैं। तो और नंबर ऑफ लेयर, कितने लेयर्स में कॉम्पैक्शन करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में तो हम 3 लेयर्स में कॉम्पैक्शन करते हैं, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में हम कितने लेयर्स में करते हैं, 5 लेयर्स में कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ मोल्ड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, इसमें 944 cc होता है, 944 cc का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि ज्यादातर रैमर का वेट पूछ सकता है, हाइट ऑफ फॉल पूछ सकता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोल्ड पूछ सकता है, क्योंकि ये चीजें तो सबको याद रहती हैं, 3, 5 और 25 वाली चीजें, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अब इसको उतार लो पहले आराम से, उसके बाद नेक्स्ट जब मैं बताऊंगा। देखो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, ये दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के। अब इंडिया वाले क्या होते हैं, आप सबको पता है इंडिया वाले कौन है, नकल चाहिए ना, हमें तो कुछ चीजें मिलनी चाहिए, उसमें अपनी नकल लगा के अपना नाम रख देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नकल करके जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट था उसका तो नाम रख दिया लाइट कॉम्पैक्शन, और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का नाम रख दिया उन्होंने हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक है। इसलिए हम किसे कहते हैं, IS लाइट कॉम्पैक्शन, IS लाइट कॉम्पैक्शन, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, IS हैवी कॉम्पैक्शन, IS हैवी कॉम्पैक्शन, ठीक है। अब देखो अगर सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने से अगर ये सारी चीजें चेंज हो जाती तो सबको पता लग जाता है कि इन्होंने तो बहुत बेकार आदमी है, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, थोड़ी वैल्यू भी चेंज करती, ताकि हमारे पास क्या रहे कि मतलब ये रहे कि हाँ यार हमने भी अपना दिमाग थोड़ा बहुत तो लगाया है। तो इसीलिए उन्होंने 2. अब इंडिया वाले इतना कहाँ सोचेंगे, 495 में भी वैल्यू रखते हैं, तो 495 का छोड़ो, अब तो 2.5 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि 495 5 की समथिंग आएगी, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, 2.6 kg यहाँ पे क्या रख दिया, वेट रख दिया रैमर का, और यहाँ पे कितना रख दिया, 4.9 kg, ठीक है। अब इंच विंच में काम नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो किस में काम होता है, mm में काम होता है। इसलिए इसको जब इंच में कन्वर्ट किया 301 के समथिंग आया था, तो उससे ज्यादा ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए ये 310 mm और ये 450 mm हाइट ऑफ फॉल है। ये नंबर ऑफ फ्लो और नंबर ऑफ लेयर्स तो यहाँ पे सेम है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है वो क्या है, 944 कौन करेगा यहाँ पे इतना माथा पच्ची। हम तो सीधा का सीधा क्या करेंगे, 1000 करेंगे, 1000 से कम से कम हमारा चलता ही नहीं है। 1 लीटर में सीधी सी बात है, लीटर वीटर यूज करते हैं, इसलिए आप 1000 यूज करो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000 होता है, ये 310 350 mm, और ये रैमर का वेट होता है, ये होता है IS लाइट कॉम्पैक्शन, हैवी कॉम्पैक्शन, प्रोसीजर सभी सेम है, ठीक है। तो कितने कॉम्पैक्शन के मेथड हो गए, 4 मेथड हो गए। कौन कौन से, एक ही मेथड है वैसे तो प्रॉक्टर टेस्ट, उसी से 4 मेथड हमने बनाए, ठीक है। तो 4 मेथड कौन कौन से हो गए, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, IS लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट,
और IS हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, अब ये लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी कॉम्पैक्शन को मैं थोड़ा सा और आपको लेके चल रहा हूँ डिटेल में। तो अब देखो यहाँ पे IS लाइट कॉम्पैक्शन और IS हैवी कॉम्पैक्शन में क्या मेन डिफरेंस होता है, तो इसे मैं ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि इधर की साइड में क्या है हमारे पास वाटर कंटेंट है और इधर की साइड में क्या है हमारे पास ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं हम हर वाटर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी भी कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो कुछ इस तरह से रिलेशनशिप आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब मैं वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूं तो गामा डी की वैल्यू मेरे पास बढ़ रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे हमारे पास गामा डी क्या होती है मैक्सिमम होता है। जिस मॉइस्चर कंटेंट पे गामा डी हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए गामा डी मैक्सिमम है। ठीक है, जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम गामा डी अचीव होता है उस वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं OMC, और OMC को क्या बोला जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। OMC को क्या बोलते हैं हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कौन सा कंटेंट हो गया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज दैट मॉइस्चर कंटेंट एट विच वी गेट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, अगर पानी बढ़ाते हैं तो गामा डी की वैल्यू क्या होने लग जाती है, कम होती है। अब गामा डी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब दूसरा मेथड मान के चलो, ये तो था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। दूसरा मेथड होता है हमारे पास मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जब हमने ग्राफ बनाया था तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आया मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का। ठीक है, तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का इस ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है कि देखो, एक तो पहली बात तो ये है कि मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में एक्चुअली में क्या होता है कॉम्पैक्टिव एनर्जी। देखो कॉम्पैक्टिव एनर्जी मैंने आपको बताया नहीं है, निकाल के नहीं, कॉम्पैक्टिव एनर्जी भी निकालते हैं स्टैंडर्ड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का। MGH जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी निकाल लेते हैं। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की ज्यादा कॉम्पैक्टिव एनर्जी, मतलब कॉम्पैक्टिव एनर्जी का होता है कि हम कितनी एनर्जी से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कॉम्पैक्शन एनर्जी हमने बढ़ाई है। तो हैवी कॉम्पैक्टिव एनर्जी के लिए जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो उसमें और जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट था उसमें जिस एनर्जी के लिए मैंने कॉम्पैक्शन किया था उन दोनों में क्या डिफरेंस है उनको कंबाइंडली आप देखो। तो सपोज इसे मैंने 1 दे दिया, ठीक है, गामा डी 1 और OMC 1। तो अब हमने यहाँ पे ग्राफ से आपको पता लग रहा होगा कि हमारे पास गामा डी की जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा आ रही है। गामा डी की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना हमारे पास, इधर गामा डी है। ठीक है, किसके लिए, हमारे पास हैवी कॉम्पैक्शन के लिए गामा डी की वैल्यू ज्यादा आ रही है। लेकिन एक चीज और देख लो यहाँ पे, कम मॉइस्चर कंटेंट पे, मतलब वाटर कंटेंट कम पे ही हमें ज्यादा गामा डी मिल रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक फायदेमंद चीज है, बेनिफिशियल चीज है यहाँ पे। तो यही आपसे पूछा जाता है कि अगर हम कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, गामा डी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, और मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो आपको याद रखना है कि गामा डी की वैल्यू तो बढ़ेगी और कम मॉइस्चर कंटेंट पे, मतलब कम मॉइस्चर कंटेंट पे हमें ज्यादा गामा डी मिल जाएगा। यही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो इसीलिए मैंने सपोज ये जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी थी इसे नाम दे दिया मैंने E1 और इस कॉम्पैक्टिव एनर्जी को नाम दे दिया मैंने E2। तो E2 इज ग्रेटर देन E1 है, यहाँ पे क्या है, E2 इज ग्रेटर देन E1 है। ठीक है, और एक हमारे पास एक लाइन और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये E2 मान के चलो, जिसे हम कहते हैं, ये एक लाइन है ऐसी। ठीक है, ये क्या होती है, ये पैरेलल होती है लाइंस के। इस लाइंस को बोलते हैं हम जीरो एयर वॉइड्स लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, जीरो एयर वॉइड्स लाइन। आपको याद हो तो मैंने जब सॉइल वाटर रिलेशनशिप में इंटर रिलेशनशिप में जो फॉर्मूले बताए थे, गामा डी का एक फॉर्मूला बताया था 1 - Na G गामा W अपॉन 1 + WG। ठीक है, ये जब मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में अगर आप Na की जगह पे 0 रख दो, क्योंकि Na क्या है यहाँ पे
एयर परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है Na। तो 0 एयर वॉइड्स लाइन कब कहेंगे, जब Na की जगह पे 0 रखेंगे, तो उससे हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होके आएगा वो ये कहलाएगा 0 एयर वॉइड्स लाइन, और वो हमेशा पैरेलल होता है, ठीक है, उस कर्व के। तो 0 एयर वॉइड्स लाइन। अब हमारे पास गामा डी थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो होगा वो होगा G गामा W अपॉन 1 प्लस WG, ठीक है। तो ये होता है थ्योरेटिकल मैक्सिमम गामा डी, और ये प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूले को भी लिख लो। थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेट करेंगे गामा डी थ्योरेटिकल मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस WG, जो मैक्सिमम गामा डी किसी भी पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे हमें निकालना हो तो कितना, या तो आपको गामा डी निकालना हो तो W दिया होगा, या फिर गामा डी दिया होगा तो W निकालना होगा, G आपको पता होगा, ठीक है। तो होता है गामा डी थ्योरेटिकल मैक्सिमम की वैल्यू। तो आपके लिए ये चीजें क्या क्या याद रखनी है कि हाई कॉम्पैक्टिव एनर्जी पे क्या चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों को देख के हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन की। कॉम्पैक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कॉम्पैक्टिव एनर्जी। कॉम्पैक्टिव एनर्जी फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन में सिर्फ मैं नाम लिखाऊंगा, एक्सप्लेन अभी कर रहा हूं। कॉम्पैक्टिव एनर्जी अफेक्ट कर रही है ना। अब कॉम्पैक्टिव एनर्जी कैसे अफेक्ट करती है, क्योंकि एट हायर कॉम्पैक्टिव एनर्जी वी गेट, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन में टॉपिक लिख ही देता हूं, यहाँ पे टॉपिक लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। तो सबसे पहला जो कौन सा है, कॉम्पैक्टिव एनर्जी। कॉम्पैक्टिव एनर्जी, कॉम्पैक्टिव एनर्जी कैसे अफेक्ट कर रही है कॉम्पैक्शन को, तो कैसे अफेक्ट कर रही है, एट हायर कॉम्पैक्टिव एनर्जी वी गेट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट, मिनिमम OMC, मतलब कम OMC पे ज्यादा गामा डी हमें मिलता है। तो इस हिसाब से ये इफेक्ट कर रहा है। सेकंड जो होता है वो होता है मॉइस्चर कंटेंट। सेकंड फैक्टर कौन सा है, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब मॉइस्चर कंटेंट कैसे अफेक्ट करता है, इनिशियली क्या होता है, व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इन इंक्रीजेस we our gamma d will also increase, gamma d will also increase, ठीक है। initially at when moisture content is increased, gamma d will also increase at a point, at a specified point we get gamma d maximum, and at this point when the gamma d is maximum the moisture content is called OMC, मतलब gamma d maximum जिस पॉइंट पे होता है वहां पे हमारे पास कौन सी वाटर कंटेंट कहलाता है, OMC। तो OMC क्या होता है, जहां पे गामा डी मैक्सिमम होता है। आफ्टर OMC, मतलब OMC के बाद फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट, OMC के बाद अगर हम और ज्यादा वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो गामा डी की वैल्यू रिड्यूस होने लग जाती है। अब ये रिड्यूस क्यों होती है, इसके लिए दो थ्योरी है, एक लेंस थ्योरी होती है और एक थ्योरी और होती है। तो उन थ्योरियों को आपको नहीं मतलब है, आप सिंपली ल्यूब्रिकेशन, एक लेंस और एक ल्यूब्रिकेशन थ्योरी होती है, उनको नाम लेंस थ्योरी और ल्यूब्रिकेशन थ्योरी, ठीक है। अगर आप याद रखना चाहो नाम को तो लेंस एक साइंटिस्ट था, लेंस ने थ्योरी दी थी, और एक ल्यूब्रिकेशन थ्योरी। देखो इनको समझ लो कैसे गामा डी इंक्रीज करने पे ड्राई डेंसिटी कम हो रही है। जब हम धीरे धीरे करके पानी बढ़ा रहे हैं उसमें, तो हो सकता है, अब पानी बढ़ा के कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है एयर के वॉइड्स उसमें से रिमूव हो रहे हैं और उनकी जगह पे पानी आ रहा है, ठीक है। समझो इस चीज को, एयर के वॉइड्स रिमूव हो रहे हैं, उनकी जगह पे पानी आ रहा है। अब एयर के वॉइड्स रिमूव हो रहे हैं, पानी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत एयर के हिसाब से तो स्ट्रेंथ हमें ज्यादा मिल रही है ना, क्योंकि वाटर की कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है। इसलिए हमें गामा डी की वैल्यू क्या बन रही है, बढ़ के मिल रही है। लेकिन जब सारे की सारे एयर रिमूव हो जाएंगे तब तक तो हमारा काम ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर फर्दर हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो जगह सॉलिड को रिप्लेस करनी चाहिए थी, मतलब जहां पे सॉलिड आना चाहिए था, अगर टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बात करें तो वहां पे फालतू में पानी आने लग रहा है, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक तरह से आपका ये वो लुब्रिकेशन थ्योरी से समझ लो इस चीज को, कि लुब्रिकेशन
एक ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी फिर ज़्यादा पानी हो जाता है तो एक दूसरे से स्लिप होने लग जाते हैं पार्टिकल्स, और वहाँ पे फिर गामा डी की वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट पे ऐसे इफेक्ट करता है। याद रख लेना कि स्टार्टिंग में बढ़ता है ओएमसी तक, फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और तीसरा जो इसमें है फैक्टर वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, तो सॉइल की टाइप्स पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो थर्ड टॉपिक कौन सा है हमारा, टाइप्स ऑफ सॉइल। इसको मैं वापस डायग्राम से दोबारा टाइप ऑफ सॉइल को बताता हूँ, और इसमें टाइप ऑफ सॉइल में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो थर्ड को मैं और वापस बता देता हूँ। थर्ड है हमारा टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, तो देखो टाइप ऑफ सॉइल कैसे इफेक्ट करता है। मान के चलो आपके पास कोई भी ग्राफ है, तो आपको क्या याद रखना है कि डिफरेंट सॉइल के टाइप्स के हिसाब से भी डिफरेंट गामा डी और ओएमसी होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी, सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी होगी वो कौन सी सॉइल की होगी। कल मैंने मतलब पिछले लेक्चर में बताया था जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बताया था, तो जो वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, वेल ग्रेडेड की होती है। ग्रेवल सैंडसिल्ट क्ले में किसकी ज्यादा होती है, ग्रेवल की होती है। अगर मैं स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या बता दोगे कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी सॉइल की होती है, GW, उसके बाद SW, उसके बाद ML और उसके बाद CL। ठीक है, क्योंकि सिल्ट और क्ले में वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड नहीं होता, उसमें कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और जो फाइन कोर्स सॉइल होती है ग्रेवल और सैंड, उसमें क्या होती है, ग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, उसके बाद मैं दो सॉइल और लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक लिख रहा हूँ यहाँ पे ML, यहाँ पे SP, और एक लिख रहा हूँ यहाँ पे CH। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली सॉइल GW है, सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ वाली सॉइल हमारी SP है, पुअरली ग्रेडेड सैंड, और हाई जो मॉइस्चर कंटेंट वाली सॉइल है, हाई कंप्रेसिबल क्ले। तो इनको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सारी चीजें समझ रखी। और अगर आपने मेरे सारे वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो क्ले होती है, क्ले में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, और उसमें भी हाई कंप्रेसिबल कब आता है, जब वाटर सॉरी लिक्विड लिमिट जो होती है वो 50% से ज्यादा होती है। तो CH हो गया। अब वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में सबसे कम स्ट्रेंथ पुअरली ग्रेडेड होती है और कोहेसिव सॉइल की सबसे कम होती है, इसलिए क्या होगा, सैंड की सबसे कम होगी और वेल ग्रेडेड ग्रेवल की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। यही तीन पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, कि हाई स्ट्रेंथ GW, मिनिमम स्ट्रेंथ SP, और हाई कंप्रेसिबिलिटी या फिर हाई OMC, हाई ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाली सॉइल कौन सी है, CH। इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेना आप। तो ये था आपका फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आपके पास देखो दो टॉपिक बचते हैं इसमें। एक तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पे कैसे इफेक्ट होता है, और दूसरा क्या है कि कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन से आपके पास मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, और इक्विपमेंट्स में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्विपमेंट्स के बारे में बता देता हूं। तो आप हेडिंग लिख लो यहाँ पे, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन। इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज्ड होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इक्विपमेंट्स आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। देखो अगर एक एक करके आप देखोगे, इनको एक एक करके पढ़ोगे तो वही लेंथी होगा। हमें तो क्या है, शॉर्ट पढ़ना है। शॉर्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे कि हमारा समझने में आसानी हो, वापस रिवीजन में भी आसानी हो, और कुछ भी छूटे नहीं। तो सबसे पहला लिख दो यहाँ पे इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड में यहाँ पे लिख दो कहाँ पे कौन सी सॉइल्स पे यूज होता है। तो ये लिख दो टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जो लास्ट वाला यहाँ पे लिख दो कि सूटेबिलिटी कहाँ पे है। सूटेबिलिटी मतलब कौन कौन से वर्क के लिए सूटेबल है वो। ठीक है, इक्विपमेंट्स, टाइप ऑफ सॉइल और सूटेबिलिटी। तो इक्विपमेंट्स में सबसे पहला आता है टेम्पर।
मतलब एक क्या होता है आपका हैंडमेड टेम्पर भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है एक हैवी वेट अटैच होता है किसी भी स्टिक या किसी भी रॉड से, उसी को क्या बोलते हैं हम टेम्पर बोलते हैं, जैसे रैमर वगैरह होता है। ठीक है, तो अब टेम्पर तो किसी भी सॉइल पे आप सूटेबल करा सकते हो, क्योंकि ये मैनुअली होता है और एक छोटे वर्क के लिए होता है, तो इसलिए कौन सी सॉइल के लिए सूटेबल होता है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। कौन सी सॉइल के लिए, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, सुटेबिलिटी में अगर आप बात करो टाइप ऑफ सॉइल में सुटेबिलिटी मतलब कहाँ पे सुटेबल है, तो ये स्मॉल एरिया जो होते हैं वहीं पे सुटेबल है, तो ये इसे लिख लो कन्फाइंड एरियाज, कन्फाइंड एरियाज, तो स्मॉल एरियाज के लिए ही ये सुटेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो आप, मैं पहले उनके नाम लिख देता हूं। सबसे पहले स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर, पेन्यूमेटिक व्हील रोलर, पेन्यूमेटिक व्हील रोलर, शीप फुट रोलर, शीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर, वाइब्रेटरी रोलर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको टेम्पर्स, स्मूथ व्हील रोलर, शीप फुट रोलर, वाइब्रेटरी रोलर और पेन्यूमेटिक रोलर, आपको देखो मैं आप एक एक करके याद रख लेना है इनको, और याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आपने समझा है तो। देखो आपको सबसे पहले अगर मैं वाइब्रेटरी रोलर के बारे में बताऊं, तो मैंने अभी बताया था वाइब्रेशन के थ्रू करते ना, तो टाइप ऑफ सॉइल में ये कौन सी सॉइल के लिए यूज हो जाएगा बताओ, अगर आपको मैंने बताया तो ये कौन सी सॉइल के लिए हो जाता है, कोहेजन लेस सॉइल अगर नाम आए तो ठीक है, या फिर सैंड आए तो भी ठीक है, क्योंकि सैंड कौन सी सॉइल होती है, कोहेजन लेस सॉइल। तो वाइब्रेटरी रोलर किसके लिए यूज हो गया, कोहेजन लेस सॉइल और सैंड या फिर सैंड। शीप फुट रोलर के बारे में पहले आप देख लो कि शीप फुट रोलर होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है शीप फुट रोलर, इसका जो नाम पड़ा है कि शीप जो भेड़ होती है हमारी, उसके जो फीट होते हैं, फुट जो होते हैं उसकी शेप के ही रोलर होते हैं, मतलब ऐसे जो शीप का जो फुट होता है इस हिसाब से हमारे पास रोलर्स होता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है हमारे पास कि ये क्यों यूज होता है, ये यूज होता है कि मान के चलो हमारे पास प्रेशर को इंक्रीज करना हो, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो हमारा अगर कोई भी नॉर्मल रोलर है, स्मूथ व्हील रोलर है और एक शीप फुट रोलर है, तो नॉर्मल जो रोलर है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, जो मान के चलो ये रोलर है, ठीक है, इसका ड्रम है ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है इसके कंपैरिजन में। अगर सेम प्रेशर की बात, मतलब सेम फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स इस पे भी सेम लग रहा है और इस पे भी, फोर्स का मतलब वेट, इस पे भी सेम लग रहा है और इस पे भी सेम लग रहा है, लेकिन एरिया, इन चारों का एरिया निकालो, इस पूरे का एरिया निकालो, तो इसका एरिया कम होगा ना एज कम्पेयर टू दिस। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, इसलिए जहां पे हमें प्रेशर इंक्रीज करना हो तो वहां पे हम कौन सा रोलर यूज करते हैं, शीप फुट रोलर। अब शीप फुट रोलर प्रेशर इंक्रीज करना हो तो हम इनको यूज करते हैं क्ले के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, क्ले के लिए। दो चीजें याद रखनी है आपको, इस वाइब्रेटरी रोलर हमेशा यूज होगा कोहेजन लेस सॉइल और सैंड, और शीप फुट रोलर यूज होगा हमारा क्ले के लिए। जहां पे भी शीप फुट रोलर नाम आ जाए और टाइप ऑफ सॉइल पूछियो तो आप बेधड़क होके क्ले आंसर आएगा, और वाइब्रेटरी रोलर, ये दोनों ही ज्यादातर पूछते हैं। स्मूथ फील्ड रोलर की अब मैं बात करूं, स्मूथ फील्ड रोलर में जो यूज होता है ये क्रस्ट रॉक, क्योंकि अब देखो क्ले के लिए तो कौन सा यूज होगा, शीप फुट रोलर, और सैंड के लिए यूज हो गया, या उसके बाद जो सॉइल बचते हैं उनके लिए ये यूज हो जाएंगे। क्रस्ट रॉक सैंड के लिए भी हो सकता है, ये ग्रेवल्स वगैरह इनके लिए भी यूज हो सकता है, कौन सा, स्मूथ फील्ड रोलर। ठीक है, अब सुटेबिलिटी कहाँ पे, रोड कंस्ट्रक्शन में ही आपने देखा होगा, ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन में हम रोलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, पेन्यूमेटिक व्हील रोलर क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना हो, तो प्रेशर जनरेट करने के लिए पेन्यूमेटिक व्हील रोलर शीप फुट रोलर में मेन डिफरेंस यही है कि स्मूथ व्हील रोलर और पेन्यूमेटिक रोलर में, पेन्यूमेटिक व्हील रोलर में वहां यूज होता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा हैवी कॉम्पैक्शन करना हो, जैसे कि मैंने मॉडिफाइड टोटल टेस्ट बताया था, तो एयरफील्ड जो पेवमेंट्स होते हैं या फिर बेस और सब बेस होते हैं या फिर डैम होता है, वहां पे हम कौन सा रोलर यूज करते हैं, पेन्यूमेटिक व्हील रोलर यूज करते हैं। सॉइल का टाइप यही रहेगा सेम, वही क्रस्ट रॉक हो जाएंगी, सैंड सिल्टी सैंड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेवल,
और ये क्ले में भी यूज हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि ये अलग से पूछा जाता है, याद रखना है नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मली को क्या बोलते हैं हम? पुअरली। नॉट सुटेबल फॉर पुअरली ग्रेडेड सॉइल, मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए यूज नहीं होता है। और मैंने ये अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए कौन सा रोलर यूज नहीं होता है? पेनोमेट्रिक रोलर, क्योंकि ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, इसलिए इसका मैक्सिमम एडवांटेज नहीं मिल पाता हमें। ठीक है, अब ये सुटेबल कहाँ पे? बेस और सब बेस, जो रोड के बेस और सब बेस होते हैं वहां पे, डैम में, एयरफील्ड पेवमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा, ईटीसी याद रख लेना। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। शिप फुट रोलर के लिए टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है? क्ले, और वाइब्रेटरी रोलर के लिए है सैंड या फिर कहो कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, तो शिप फुट रोलर क्ले। अब क्ले का जो अर्दन डैम होते हैं ना, मिट्टी के जो डैम बनते हैं, अर्दन डैम, वहां पे हम यूज करते हैं। अब देखो वाइब्रेटरी रोलर का यूज सुटेबिलिटी कहाँ पे? जहां पे भी हमें एयर टाइट स्ट्रक्चर की जरूरत हो, क्योंकि आप अगर वाइब्रेट कर दो ना तो वो एयर टाइट हो जाती है, हमारी जो भी सैंड है वो, मतलब एयर उसमें से पास नहीं होती। तो जहां पे भी एयर टाइट स्ट्रक्चर बनते हैं वहां पे हम वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर का यूज करते हैं एयर टाइट स्ट्रक्चर में। तो इसीलिए जो ऑयल वगैरह के जो टैंक बनते हैं, फाउंडेशन वगैरह में, तो वहां पे हम कौन सा रोलर, अगर वहां पे सैंड प्रेजेंट है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? वाइब्रेटरी रोलर यूज करेंगे। ठीक है, ऑयल फाउंडेशन वगैरह में हम क्या यूज करेंगे? वाइब्रेटरी रोलर यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस हिसाब से याद किया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप याद ना रखे, कंपैरिजन करके समझ के आप इनको समझ के याद रखो तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी समझने में। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो, वाइब्रेटरी रोलर कोहेजनलेस सॉइल के लिए होता है, एयर टाइट स्ट्रक्चर में यूज होता है। शिप फुट रोलर क्ले के लिए यूज होता है, अर्दन डैम में होता है। ठीक है, टेम्पर्स याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये दो बचे हैं, दो में इतना याद रख लो, पेन्यूमेटिक हैवी लोड के लिए, मतलब डैम वगैरह के लिए, और जो काम बचता है रोड कंस्ट्रक्शन वहां के लिए कौन सा यूज होता है? ये एक्सप्रेस वे जो होते हैं ना, वहां पे भी हम कौन सा रोलर यूज करेंगे? पेन्यूमेटिक व्हील रोलर यूज करेंगे एक्सप्रेस वे वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये था इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन। अगर आप इसको एक एक इक्विपमेंट्स पढ़ते तो यही आपको बहुत लेंथी टॉपिक लग जाता है इक्विपमेंट्स को। अगर आप टेबल के थ्रू पढ़ रहे हो, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं चाहता तो इसी को मैं बहुत लंबा खींच सकता था और आपको बता सकता था, लेकिन जो चीजें निकल के आती वो यही चीजें निकल के आती। तो जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हम पढ़े ना। फालतू का लिखने से क्या मतलब आ रहा है? सेंटेंस लिखने होते हैं फालतू में, सेंटेंस तो आपकी मर्जी है, तो आप खुद लिखते रहो। समझने वाली चीज इनसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉम्पैक्शन उनको कैसे अफेक्ट करता है। तो मैंने तुम्हें चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको कि देखो, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, दो डायग्राम बनाए थे ना, तो ये ओएमसी था। ठीक है, तो ओएमसी के इधर की साइड में उसी डायग्राम में लिख लेना, जब आपने ये डायग्राम बनाया हो तो उधर लिख लेना, इधर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। तो ये कौन सी साइड है? ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है। और इधर आपको लिख लेना वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। इधर क्या लिखना है? वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम की वेट साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओएमसी से उधर पानी और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो वेट साइड है, इधर पानी की कमी है, इसलिए कौन सी साइड है? ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में। तो ये आप उसी डायग्राम में मॉडिफाई कर लेना, मतलब उसी डायग्राम में आप लिख लेना इसे, और इन्हीं पे मतलब ड्राई साइड और वेट साइड में सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, वो एक लास्ट टॉपिक बचा है यहाँ पे, तो उसका मैं आपको टेबल बना देता हूँ। पहले इधर मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज, और इधर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम,
मतलब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, और सेकंड जो होगा हमारे पास वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, उनको पहले मैं एक बार प्रॉपर्टीज के नाम लिख देता हूं यहाँ पे, फिर फटाफट आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर। सेकंड प्रॉपर्टी है सॉइल स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन, लिख दो सॉइल स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है वाटर डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में दो पॉइंट्स हैं, एक है लो स्ट्रेस लेवल, एक है लो स्ट्रेस लेवल, और एक है हाई स्ट्रेस लेवल, एक है हाई स्ट्रेस लेवल। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे लो स्ट्रेस लेवल और हाई स्ट्रेस लेवल। तो इसके बाद स्वेलेबिलिटी, इसके बाद कुछ और बचती हैं, उनको मैं नेक्स्ट पार्ट्स में बता दूंगा, मतलब नेक्स्ट उसमें स्लाइड में। तो देखो यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्पैक्शन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में कैसा होगा, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में कैसा होगा। तो वेट साइड में पानी का प्रेजेंस ज्यादा है, तो उसमें जो, और वैसे भी हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो हम कॉम्पैक्शन कौन सी सॉइल का करते हैं, स्टार्टिंग में सॉइल कौन सी होती है, फ्लोकुलेटेड होती है, आफ्टर कॉम्पैक्शन ही वो क्या होती है, डिस्पर्स्ड होती है। तो इसलिए ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में फ्लोकुलेटेड और वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स्ड। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, सीधी सी बात है, इधर में पानी की कमी सबसे ज्यादा ड्राई साइड में होगी, इधर क्या होगी, लेस। परमेबिलिटी, अब परमेबिलिटी इधर देखो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें वॉइड्स बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इसकी परमेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें वॉइड्स प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, इसमें वॉइड्स कम है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेशन जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो इसमें दो है, एक तो लो स्ट्रेस लेवल और एक हाई स्ट्रेस लेवल। तो वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम में अगर मैं हाई स्ट्रेस लेवल पे बात करूं, मतलब इफेक्टिव एनर्जी और बढ़ा दी मैंने हाई स्ट्रेस लेवल पे, ठीक है, तो जितनी देर इफेक्टिव एनर्जी बढ़ाता जाऊंगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी हमारे पास, तो इसीलिए सबसे लास्ट जो है वहां पे लेस है। अब आप ऐसे याद रख लेना यार, लो स्ट्रेस लेवल हाई स्ट्रेस लेवल दिया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अंतर होगा, तभी इन्होंने अलग अलग दिया, बाकी अगर दोनों चीजें सेम होती तो यहाँ पे आप फिर अलग अलग देता ही क्यों था वो। तो लो स्ट्रेस लेवल पे इधर लेस है तो इधर क्या हो जाएगा मोर, हाई स्ट्रेस लेवल पे इधर मोर है तो इधर कर दो लेस और इधर कर दो मोर। ठीक है, याद करने का तरीका है कंप्रेसिबिलिटी का, कि वैसे भी आपको सीधा सा पता है कंप्रेसिबिलिटी तो हम स्ट्रेस बढ़ा, कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाते जाते हैं तो कमी होती जाती है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहाँ बढ़ा है और सबसे कम इसी में आपको मिली, उसी हिसाब से फिर बाकी चीजों को आप याद रख लेना। तो ये तो थी आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और बचती हैं, उनको मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट है फिफ्थ स्वेलेबिलिटी, स्वेलेबिलिटी। नेक्स्ट है श्रिंकेज, श्रिंकेज। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। और नेक्स्ट है यहाँ पे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ये लास्ट है बस ना, सेंसिटिविटी। तो देखो यहाँ पे स्वेलेबिलिटी, स्वेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है फूलना। अब स्वेलेबिलिटी, अब ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम है, मतलब पानी की कमी है इधर की साइड में, तो अगर हम पानी इधर बढ़ाएंगे तो पानी को कैचिंग करने की पावर ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम ज्यादा होगी, जिधर पानी कैचिंग पावर ज्यादा होगी उसके स्वेल होने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम में स्वेलेबिलिटी ज्यादा होगी और इधर स्वेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी।
श्रिंकेज में क्या होगा, देखो श्रिंकेज, इधर पानी की कोई कमी है नहीं, इधर पानी की कमी है, तो पानी जिधर ज्यादा होगा श्रिंक होने के चांस उसके उतने ही ज्यादा होंगे। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि स्वेलिंग ज्यादा है उधर, श्रिंकेज भी उधर ही ज्यादा होगा, ठीक है। वो हम डेफिशिएंसी के थ्रू चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे श्रिंकेज क्या होगा, मोर होगा, और यहाँ पे श्रिंकेज क्या होगा, लेस होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, ड्राई साइड और वेट साइड आपको इसमें याद रखने की, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सा है ये। तो ये ब्रिटिल होगा और ये क्या होगा, डक्टाइल, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिल नेचर का ही है, पानी की कमी तो डक्टाइल, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, इधर हाइट उसकी वाटर की कमी है तो पानी का जो कंस्ट्रक्शन होगा, पीडब्ल्यूपी का मतलब है पोर वाटर प्रेशर। इधर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, लेस, इधर क्या होगा, मोर, ठीक है। सेंसिटिविटी इधर ज्यादा होगी और इधर क्या होगी, लेस। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो क्यू एंड डिस्टर्ब अपॉन क्यू डिस्टर्ब की वैल्यू वो इधर ज्यादा होगी और इधर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या, कॉम्पैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉइल की, तो इनको आप याद रख लेना। उसके बाद एक लाइन और मतलब एक दो टॉप, मतलब एक सिर्फ आपको मैं नाम याद बता रहा हूँ, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और आपको सिर्फ नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना उसमें। तो क्या है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स है कॉम्पैक्शन की, ठीक है, तो उनको और लिख लो आप, सम स्पेशल टेक्निक फॉर कॉम्पैक्शन। इनके सिर्फ और सिर्फ आपको नाम याद रखने और कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि आपको अगर इधर कोई भी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके कौन कौन से मेथड होते हैं, उनको अगर आपको अरेंज करने में आए, तो आपको अगर नाम ही नहीं पता होगा कि कॉम्पैक्शन में यूज करते हैं इस मेथड को या नहीं करते, तो आप कैसे कर सकते हो। तो कौन कौन से नाम है वो याद रख लो। तो सब स्पेशल टेक्निक में एक तो पहला है वाइब्रो फ्लोटेशन, सेकंड होता है कॉम्पैक्शन पाइल, थर्ड होता है पॉन्डिंग, और फोर्थ जो होता है वो होता है एक्सप्लोजन, ठीक है। तो वाइब्रो फ्लोटेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पानी का फव्वारा एक तरह से ऊपर से छोड़ते हैं और फिर वो पानी नीचे गिर के कॉम्पैक्ट करता है आसपास की सॉइल को। कॉम्पैक्शन पाइल में कॉम्पैक्ट करते हैं, पाइलिंग करते हैं, उस टाइम की बातें हैं फाउंडेशन में, और पॉन्डिंग में पानी को भर के छोड़ देते हैं और उसके कारण धीरे धीरे करके वो कॉम्पैक्ट हो जाती है सॉइल। एक्सप्लोजन आप जानते हो कि एक्सप्लोजन करके भी हम कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पढ़ना है, इनको सिर्फ नाम याद रखना है कि कॉम्पैक्शन पाइल, वाइब्रो फ्लोटेशन, पॉन्डिंग और एक्सप्लोजन, ये भी कॉम्पैक्शन के मेथड हैं। सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन में इससे बार नहीं पूछा जाएगा। हमने क्या पढ़ा, कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में डिफरेंस, उसके बाद कॉम्पैक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल, उसके बाद फिर इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। तो कॉम्पैक्शन अगर आप वैसे पढ़ते हो एक एक करके इन्हीं सारी चीजों को डिटेल में भी वही चीजें, शॉर्ट में भी वही चीजें, बाकी आप सेंटेंस लिखना चाहते हो तो कितने भी लंबे नोट्स बना लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे बाहर आपका नहीं आएगा कहीं पे भी, बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, हमें ये काम रह गया, बाकी आपका कंटेंट पूरा है, ठीक है। थैंक यू। आप पढ़ाई को स्टार्ट करो और जितना ज्यादा हो सके, जितनी भी आप धीरे धीरे करके कंटेंट बढ़ता भी जा रहा है, तो वापस आप जैसे आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा हो गया, तो वापस फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना तब तक चीजें भूल जाएंगे, फिर वापस से रिवाइज करोगे तो टाइम लगेगा उनको। अगर आप साथ ही साथ रिवाइज करते रहोगे ना, फिर टाइम नहीं लगेगा उनको रिवाइज करने में, ठीक है। तो आपके पास टाइम भी है, पूरा दिन भर घर पे ही रहना है अभी कुछ दिनों, तो हमें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।